हाय फ्रेंड्स, मैं दया पांडे और हम आज बात करेंगे अपने संकर आईएएस हिंदी अनुवाद का पार्ट 3। तो चलिए, आज के टॉपिक हम जानते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ेंगे फ्लोरीनेटेड गैस के बारे में। फिर हम जानेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि क्या होता है आपका ब्लैक कार्बन। फिर हम जानेंगे कि क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होती है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे क्लाइमेट फोर्सिंग के बाद की ओजोन 3 के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्या होता है फ्लोरिनेटेड गैस। तो फ्लोरिनेटेड गैस आपको हम बता दें कि फ्लोरिनेटेड गैस मुख्य रूप से औद्योगिकरण जैसे कि एल्यूमिनियम या अर्धचालक के निर्माण द्वारा उत्सर्जित होती है, इनकी क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। फ्लोरिनेटेड गैस जो होती है ना, ये अन्य हरित गैसों की अपेक्षा बहुत ही क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। वैश्विक तापन में इसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। कौन? फ्लोरिनेटेड गैस। आपको एक चीज ये बता दें कि ये बहुत लंबे समय तक रुकती है अपने वायुमंडल में, बहुत लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि ये वायु में क्या होती है, वायुमंडल में अच्छे से मिश्रित हो जाती है और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलती है। आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसे हटाया नहीं जा सकता, ये नेचुरल रूप में हटती है। जब तक ये सूर्य के प्रकाश से स्वयं नष्ट नहीं हो जाती है तब तक इसे वायुमंडल से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक। आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये मानव द्वारा उत्सर्जित है, ये मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है ये गैस। हाँ, फ्लोरोनेटेड जो गैस है इसके और भी रूप हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ठीक, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सारी गैसेस भी हैं जो कि इसी का रूप है, जैसे HFC। HFC का आपको तो पता ही होगा, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग CFC की जगह, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह किया गया था, जैसे रेफ्रिजरेटर, एरोसॉल, प्रोपलेट, सॉल्वेंट्स या फिर अग्निरोधी जो यंत्र हैं इनके रूप में इसका प्रयोग किया जाना था या किया जा रहा है। ठीक। तो पहले क्या था कि ओजोन को ये हानि नहीं पहुंचाती थी, लेकिन बाद में पता क्या चला कि ये बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली। ठीक। जिसको अभी हटाने की योजना क्या चल रही है, इसके हटाने की योजना पर काम चल रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। CFC से ज्यादा खतरनाक ये गैस निकल गई। तो चलिए, ये तो रहा हमारा फ्लोरोनेटेड गैस कि इसका क्या प्रयोग है। हमने बताया भी कि आपको कि ये HFC CFC की जगह पे प्रयोग में लाया गया। तो हमारा हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको हम बता दें कि ये कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन या क्लोरीन या फिर फ्लोरीन के जो परमाणु होते हैं इनसे मिलके बनता है। CFC का प्रयोग कहाँ किया जाता है हमने बता ही दिया, रेफ्रिजरेटर में, एरोसॉल में या सॉल्वेंट्स में या अग्निरोधी जो यंत्र है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता था, है ना। लेकिन वर्तमान में आपको एक चीज तो पता ही होगी कि इसका प्रयोग धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। ठीक। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में हम जब अपना टॉपिक लेके आएंगे, जितने प्रोटोकॉल है या जितनी संधियां हैं या जितने समझौते हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, इन सारी चीज को जब हम जानेंगे तब वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। आप एक चीज और फैक्चुअल डिटेल याद रखिएगा, शायद क्वेश्चन पूछ ले कि प्रियॉन गैस किसे बोलते हैं, तो CFC जो है उसी को प्रियॉन गैस भी कहा जाता है। अगला टॉपिक हम अपना बात करेंगे कि व्हाट इज ब्लैक कार्बन। तो आपको हम ब्लैक कार्बन के बारे में बताएं तो आप तो ब्लैक कार्बन के जानते होंगे कि ये प्राप्त कहाँ से होगा। तो जीवाश्म दहन। ठीक। जीवाश्म दहन या वनाग्नि या अपशिष्ट दहन, जैसे कृषि के पराली, है ना, या फिर क्या नाम है जो खाना बनाने में प्रयोग होने वाली जो ठोस गैस ईंधन है, जैसे कि ईंधन का प्रयोग। ठीक। और फिर उसके साथ जैसे डीजल डीजल का अपूर्ण दहन, तो इन सारी चीजों का जब अपूर्ण दहन होता है तब ब्लैक कार्बन निकलता है। ये CO2 कार्बन का ही एक फेज है, एक अगला पार्ट है। एक चीज याद रखिएगा कि यह पृथ्वी की सतह को क्या करती है, गर्म करती है, और वहां से आने वाली जो लघु तरंगे है सूर्य से पृथ्वी की तरफ जो आने वाली लघु तरंगे है उनको अवशोषित कर लेती है। इससे होता क्या है, अगर ये चीजें इससे ये होता है कि जो स्नो है या ग्लेशियर है, ठीक, इनका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। आप सोचिए अगर काला हो जाएगा रंग तो वो और ज्यादा सूर्य की जो लघु तरंगे उसको अवशोषित करेंगे ना। इसके कारण क्या होता है, ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। वर्तमान में आपने अभी सुना भी होगा कि जो एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंटल जो में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, अभी शोध प्रकाशित हुआ, उसमें ये चीज बोला भी गया था कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है, जो गंगोत्री हिमनद है, वो ब्लैक कार्बन के कारण पिघलने की दर इसकी बढ़ गई है। आपको एक चीज बता दें कि ये ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहती है, वायुमंडल में नहीं रहती है। ये कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक रहती है, उसके बाद फिर ये समाप्त हो जाती है। कुछ या महीने के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर पुनः आ जाती है।
इसके उत्सर्जन को कम करने के प्रयास के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट सूर्य को चलाया था। आपको पता होगा प्रोजेक्ट सूर्य था। ये प्रोजेक्ट सूर्य आखिर था क्या? इसका ये था कि इससे सोलर जो ऊर्जा है इसको बढ़ावा दिया जाए, ये था प्रोजेक्ट सूर्य, ये सरकार ने चलाया था। ठीक, तो ये हम ब्लैक कार्बन के बारे में जाने। अब हम बात करेंगे ओजोन। ओजोन क्या है? आपको पता है कि ओजोन एक्चुअली पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल में। और ये ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर बनती है, सॉरी, ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बनती है। अगर ऑक्सीजन के दो अणु मिलते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है O2। अगर O2 प्लस O मिलता है तो बनता है O3। ओजोन क्या होता है कि वायुमंडल में, समताप मंडल पे तो पाई जाती है, लेकिन अपने क्षोभ मंडल में भी ये कुछ मात्रा में प्राप्त होती है। आपको बता दें कि अगर ये इनका दोनों का रासायनिक रूप क्या है? सेम है, समान है। O3 यहाँ भी, O3 वहां भी, समताप मंडल पे भी, क्षोभ मंडल पे भी। लेकिन अगर समताप मंडल पे पाई जाती है तो ये हमारे लिए फायदा है, जैसे परावैंगनिक किरणों को ये आने से रोकती है। लेकिन अगर ये क्षोभ मंडल में है तो ये हमारे संदूषक के रूप में प्रयोग आती है, जैसे पोल्यूटेंट के रूप में जानी जाती है। ये करती क्या है कि क्षोभ मंडल में बहुत ज्यादा प्रदूषण, पोल्यूटेंट फैला देती है। इससे क्या होता है कि लोगों को फेफड़ों में सांस लेने में समस्या, ये सारी चीजें, उसके बाद पेड़ पौधों में ये नुकसान करना शुरू कर देती है। इसका मेन क्या कारण है कि क्षोभ मंडल में बढ़ रहा है ओजोन की मात्रा। ओजोन की जो मात्रा उसकी क्षोभ मंडल में बढ़ रही, क्यों? क्योंकि जो औद्योगिकरण है ना, ये औद्योगिक जो प्रदूषण है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण ओजोन की जो मात्रा वो क्षोभ मंडल में तो बढ़ रही है, लेकिन समताप मंडल में इसकी मात्रा घट रही है। तो ये चिंता का एक विषय है कि समताप मंडल में इसकी मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन समताप मंडल में घट रही है, जबकि क्षोभ मंडल में घटनी चाहिए तो क्षोभ मंडल में इसकी मात्रा बढ़ रही है। तो ये देखिए था ओजोन। ओजोन के बारे में हम बहुत डिटेल से वायु जब पढ़ेंगे, जलवायु, क्लाइमेट, तो वहां पे सारी चीजें क्लियर करेंगे। अभी ये कैसे फिर से एक बार पढ़नी, तो हम यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मुझे ये लगा इसमें, क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होती है। क्लाइमेट फोर्सिंग आपको बता दें कि सीधा सा मतलब यही है कि पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है क्लाइमेट फोर्सिंग। वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट फोर्सिंग। दो तरह से होती है क्लाइमेट फोर्सिंग, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव मतलब ये कि जब पृथ्वी गर्म होती है और उसका कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस, तब कहलाती है पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। अगर ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्लाइमेट फोर्सिंग हो रही है या वायुमंडल गर्म हो रहा है तो पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग को कहलाएगी, है ना। फिर निगेटिव फोर्सिंग क्या होती है फिर? अच्छा, निगेटिव फोर्सिंग जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के ठंडा होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है। पृथ्वी ठंडा कैसे होती है? पृथ्वी ठंडी ऐसी होती है कि अगर उसके अंदर कुछ चीज भरा हुआ है तो उसके जो गर्मी अंदर है, किसी भी इंसान के अंदर जो गर्मी वो बाहर निकल जाए, आदमी ठंडा हो जाएगा। गुस्सा आपको लगे, गर्मी चढ़ी, आपने बड़बड़ा लिया, बोल लिया, तो आपकी गर्मी शांत हो गई, आप ठंडे। इसी तरह पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है? आपको पता है कि लावा। अगर लावा पृथ्वी से बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी के थ्रू, तो क्या होगा? पृथ्वी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी ना। लेकिन लावा निकलने के टाइम पे होगा क्या कि पृथ्वी थोड़ी देर के लिए वायुमंडल में ताप को बढ़ा देगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी ठंडी कहाँ हुई। एक्चुअली पृथ्वी ठंडी हो चुकी है, वो थोड़े टाइम के लिए वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, लेकिन पूर्ण रूप में पृथ्वी ठंडी ही होती है। तो निगेटिव फोर्सिंग में क्या होता है कि पृथ्वी कैसे होती? ठंडी होती, जो नेचुरल कारणों से होती है। तो ये रहा क्लाइमेट फोर्सिंग। आज हमने जाना कि ये हमारा जो टॉपिक था, जितनी गैसेस थी, हमने क्लाइमेट फोर्सिंग, इन सारी चीजों के बारे में आज हमने जान लिया। अब शंकर आईएएस में अगला टॉपिक यह है कि ग्लेशियर रिट्रीट का प्रभाव क्या है, व्हाट इज चेन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक ना। और फिर उसके बाद बात यहाँ पे ये करता है कि ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेंगे कि जलवायु परिवर्तन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के लिए क्या क्या समझौते या क्या प्रोटोकॉल है इसके बारे में, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, इसके बारे में हम एक वीडियो लाएंगे, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं दया पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।